मैं रोशन कुमार। आज हमारे साथ पूर्व शिक्षा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पीके जोशी मौजूद है। प्रोफेसर पीके जोशी एक लंबे अरसे तक विभाग से जुड़े रहे हैं। विभाग अध्यक्ष के अतिरिक्त वे पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर के फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं। साथ ही आप स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन के रूप में कार्यरत रहे हैं और विश्वविद्यालय के अनेकों प्रशासनिक पदों को सुशोभित किया है। सर, स्कूल ऑफ एजुकेशन के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत। जैसा आपने कहा कि सचमुच ये मेरा सौभाग्य है कि 35 साल से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्र छात्राओं का एक सुखद सानिध्य मुझे मिला है। मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। और जैसे आप लोग जानते ही हैं कि एक कंस्ट्रेंट कॉलेजेस के दौर से ये धीरे धीरे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में तब्दील हुई यूनिवर्सिटी, और उसके बाद 2009 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग इसमें आए। और इस बीच में एक जो ट्रेडिशनल टीचिंग जिसको आप कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, वहाँ से शुरुआत करते धीरे धीरे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके और स्मार्ट क्लासरूम तक हमने स्थापित किए यहाँ विश्वविद्यालय अपने डिपार्टमेंट के अंदर। और ये आजकल जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, बड़ी बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि आप लोग इस तरह के जो यूट्यूब चैनल या फेसबुक, इस तरह के जितने भी आपके अल्टरनेटिव मीडिया जिसमें आजकल के ज़माने में बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, इसमें आप लोग अपना योगदान भी दे रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की ओर से ये पहल आपने शुरू की है यूट्यूब चैनल की। मैं आपके विभाग अध्यक्ष रमा मैकुरी जी, डॉक्टर नौटियाल और हमारे देवेंद्र जी, डॉक्टर देवेंद्र और तमाम टीम को मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बदलते परिवेश में शिक्षा व्यवस्था एवं विशेषकर शिक्षण के संदर्भ में आपका क्या विचार है? जैसा मैंने कहा कि समाज के अंदर पूरे वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी बदलती है, और जब जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं, वैसी वैसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आना लाजमी है। अगर आप शिक्षण के संदर्भ में देखें तो आप जानते हैं सभी लोग कि जब हम खास तौर पर छोटे स्कूल में पढ़ते थे, खास तौर पे एलिमेंट्री लेवल तक के, तो वहाँ पे उस समय मेमोरी लेवल पे जो आपका स्मृति स्तर है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। कंठस्थ करने में, पहाड़े याद करने में, आप 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये सब आप लोगों ने याद किए होंगे। आज के ज़माने में अगर आप किसी 2-3 साल के बच्चे से पूछिए तो बेटा कि 2 × 3 क्या होता है, तो वो एकदम अपना मोबाइल निकालेगा और वहीं पे 2 × 3 करके और आपको बता देगा कि 6 होता है, 2 × 3 6 होता है। या फिर वो गूगल करेगा और तुरंत बोल देगा आपको कि आप 2 × 3 = 6। अगर आप उससे कहते हैं कि बेटा आप ये मोबाइल का इस्तेमाल मत करो और ख़ुद बताओ कि ये 2 × 3 कितना होता है, तो वो संभवतः आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। और आप बोलोगे देखो ये तो बड़ी गलत बात है भैया, बेटा तुम्हें तो कंठस्थ होना चाहिए था। तो वो कहता है कि भाई जब ये सब हमारे मोबाइल में उपलब्ध है तो मुझे कंठस्थ करने की ज़रूरत क्या है। तो हो सकता है कि बच्चा आपसे ये प्रश्न ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 2 × 3 = 6। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है, हो सकता है वो आपसे ये कहे कि 2 × 3 6 क्यों होता है, 7 क्यों नहीं होता। तो वो आजकल के ज़माने में ये चेंजेज आए हैं, ये परिवर्तन आए हैं कि मेमोरी लेवल से शिफ्ट हुई है पूरी की पूरी शिक्षण की व्यवस्था, और वो रिफ्लेक्शन की तरफ चली गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चली गई है, एक नए सृजन और अंडरस्टैंडिंग की तरफ वो चली गई है। तो बच्चे को ये समझाना, उसको रटाना ज़रूरी नहीं है कि 2 × 3 = 6 है, बल्कि उसको ये बताना है कि 2 × 3 = 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है। तो इसलिए पूरा का पूरा परिवर्तन ये टेक्नोलॉजी और समय के साथ साथ हुआ है, और इस प्रकार के परिवर्तनों को
आपको पूरे शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में आपको समाहित करना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत इनपुट्स होंगे जो प्रिसीज और जिसको आप कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स कहते हैं, वैसे ही शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी, और जो जिस प्रकार की शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी वैसे ही फिर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए वो ज़माना चला गया। आपने देखा होगा कोविड के दौर में कि हम अल्टरनेटिव जो टीचिंग का एक दौर चला है, जिसमें कि आपने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन शिक्षण भी दिया है। तो वो अभी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, अगर आप उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं करेंगे अपनी शिक्षण व्यवस्था में, तो संभवतः आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि ज़माना अब कंपटीशन का है। आप भीड़ भाड़ में चलने से आपके गुम होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको दिखना है, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी होनी है किसी प्रकार की, तो आपको कुछ लीक से हट करके कुछ, जिसको आप कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी, वो ज़रूरी है। तो आज का जो शिक्षण है वो इसी प्रकार के शिक्षण होना चाहिए, जिसमें कि ट्रेडिशनल जो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है उससे हट करके एक सामाजिक परिवेश से जोड़ते हुए, सोशल रेलेवेंस बनाते हुए एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ आपका शिक्षण होना चाहिए। इस पे आज हमारा फोकस ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, शिक्षक की भूमिका एवं टीचर एजुकेशन की भूमिका कैसी होनी चाहिए, और आप बताओ। जैसे मैंने कहा कि परिवर्तन एक नियम है, एक शाश्वत नियम है समाज का। तो इस बदले परिवेश में अगर आप नहीं बदलेंगे, शिक्षक नहीं बदलेगा, और शिक्षण की जो हमारी तौर तरीके अगर वो नहीं बदलेंगे, तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए शिक्षक, जैसे आपने देखा और अभी मैंने आपसे कहा कि ऑनलाइन शिक्षण हमने इनकॉर्पोरेट किया कोविड के टाइम पे, और इस प्रकार की जो ब्लेंडेड शिक्षण की आप पारंपरिक क्लासरूम टीचिंग भी कर रहे हैं और इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षण भी कर रहे हैं, ये अब जीवन की रियलिटी है, ये सब होना है। और बड़ा भारी मार्केट भी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा मार्केट है ऑनलाइन शिक्षण का, चाहे बायजूस हो, चाहे खान्स हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप जाके देख लीजिए। ये जो अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं टीचिंग के, ये बहुत प्रोमिनेंट रूप से आएंगे, और ये हमारी पूरी व्यवस्था को, शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित भी कर रहे हैं और प्रभावित करेंगे आने वाले समय में। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कंप्यूटर आए थे कि कभी किसी ज़माने में, तो लोग कहते थे कि कंप्यूटर आएंगे तो साहब शिक्षा गायब हो जाएगा, या कंप्यूटर आएंगे तो नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंप्यूटर भी आए, नौकरियां भी रही, टीचिंग भी चलती रही, सब कुछ चलता रहा। एक दूसरे से ये है कि आपकी एफिशिएंसी उससे बड़ी है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आने वाला है। फिर लोगों के मन में वही भय आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारी तो नौकरी चली जाएगी, हमारा तो शिक्षण सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये परिवर्तन दुनिया के अंदर आते रहेंगे, टेक्नोलॉजी में हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे, और ये हमको उस परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से और वास्तविकता के रूप में हमको तैयार होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप कितनी ही टेक्नोलॉजी ला लिए, ये मेरा बार बार इस चीज़ की मान्यता है कि टेक्नोलॉजी कभी भी शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकती है, कि टीचर विल ऑलवेज रिमेन। अगर शिक्षक को आप कभी भी नहीं हटा सकते, और शिक्षक हमेशा रहेगा, उसकी रेलेवेंस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमेशा रहेगी। तो इस शिक्षक को बस सिर्फ इतना सोचना है, डरना नहीं है, फियर नहीं करना है टेक्नोलॉजी से, बल्कि उसके अनुरूप खुद को डालना है, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने आप को और अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाना है। तो आजकल के ज़माने में शिक्षक की भूमिका, जो पारंपरिक शिक्षक था, उससे बिल्कुल भिन्न है, और हमको तैयार होना है। इसके लिए हमको तैयार होना है। और ख़ासतौर पे जो शिक्षण के जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो टीचर एजुकेशन से बीएड हो, चाहे और टीचर एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड कोर्सेज हो, उनको कंटिन्यूसली चेंज होना पड़ेगा, मॉडिफाई होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा इस चेंजिंग टाइम के लिए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, भूमंडलीयकरण का ज़माना है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, नॉलेज का एक्सपेंशन है, बहुत तेज़ी से ज्ञान का, जिसको आप कहते हैं विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो इस नॉलेज के एक्सप्लोजन के अंतर्गत हमने एक तरफ ये देखना है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चे को हम ज्ञान दे रहे हैं,
वो बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है उस ज्ञान को इनकॉर्पोरेट करने की, नॉलेज को एसिमिलेट करने की, और साथ साथ हमने जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं रोज़ के हिसाब से जो ज्ञान आ रहा है गूगल के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से, उसको भी हमने ध्यान में रखना है, और उसका जो सही पक्ष है, उसका जो सकारात्मक पक्ष है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसको अपनी शिक्षण व्यवस्था के साथ इनकॉर्पोरेट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, वर्तमान में एनसीईटी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के 10 सदस्य भी हैं। एनसीईटी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षण में किस प्रकार से दिशा निर्देशन कर रही है, कृपया संक्षेप में श्रोताओं को बताएं। देखिए, एनसीईटी जैसे आप जानते हैं कि एक केंद्रीय, इट इज़ अ सेंट्रल बॉडी विच रेगुलेट्स ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, और एनसीईटी अपना जो रोल है बदले परिप्रेक्ष्य में बहुत बखूबी इसको निभा रही है। जैसे आप जानते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हों या जितने भी आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में जो भी आपके चेंजेस आए हैं टीचर एजुकेशन के संदर्भ में, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हों या मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट से रिलेटेड कोर्स हों, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसके संदर्भ में आपने तैयार करना हो, और पूरे देश के अंतर्गत टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से संचालित करना हो, कैसे इन कोर्सेज को आपने इम्प्लीमेंट करना हो, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके संदर्भ में वो बहुत इफेक्टिवली, प्रोएक्टिवली काम कर रही है एनसीईटी, और एक सही दिशा निर्देश पूरे देश को मिलने वाला है। और जैसे ये एक बहुत ही एम्बिशियस पॉलिसी है, पूरे देश के अंदर एक बिल्कुल नई जागृति, नया जागरूक आपने विद्यार्थी को करना है, तो उसके संदर्भ में एनसीईटी अपना जो रोल है बहुत इफेक्टिव तरीके से निभा रही है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने छात्र एवं शिक्षकों को अच्छा संदेश दिया। सर, आपका पुनः नमस्कार सर। थैंक यू सर, मेरा आपसे 2-3 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वर्तमान परिवेश में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मेरा प्रथम प्रश्न सर आपसे यह है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति में क्या हमारे जो वर्तमान समय की इंटर्नशिप है या जो बीएड या एमएड के प्रशिक्षण के जो मेन कार्यक्रम कर रहे हैं उसको वो किस प्रकार से फुलफिल कर सकते हैं, और यदि वो फुलफिल कर सकते हैं तो वो बेहतर है, लेकिन और उसको बेहतर तरीके से कैसे फुलफिल कर सकते हैं उसके संबंध में सर अपना विचार रखिए सर। देखिए, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये ज़माना अब बदलते हुए परिवेश का है, टेक्नोलॉजी का है, ग्लोबलाइजेशन का है, और दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। ये आज से अगर आप 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले की बात करें तो इतनी जो चेंजेस थे पूरे ग्लोबल लेवल पे इतनी तेज़ी से नहीं आ रहे थे, लेकिन आज वो आ रहे हैं। हम अगर अपने आप को हमने रेलेवेंट बनाना है, अपनी टीचिंग व्यवस्था को, शिक्षण की व्यवस्था को अगर आपने उस संदर्भ में रेलेवेंट बनाना है, तो हमको, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमको भी खुद बदलना पड़ेगा, और हम नहीं बदलेंगे तो फिर तो हम इरेलेवेंट हो जाएंगे, बिल्कुल इस हमारी कोई उपादेयता स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। जो कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो आपकी इंटर्नशिप का जिस तरह से प्रोविज़न किया है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कि आप बच्चे को स्कूल के अंदर भेजा गया है, स्कूल के परिवेश के साथ वो जुड़ेगा, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेगा, क्लासरूम्स की टीचिंग को और तमाम व्यवस्थाओं को देखा, वो अच्छी बात है एक किस्म से, क्योंकि वहाँ से आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि 2 चीज़ें में, जैसे मैंने कहा, एक तो ये है कि टीचर को कोई भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि अगर आप कितना भी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने पूरे शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम भाई टीचर क्यों बना रहे हैं, आफ्टर ऑल टीचर इसलिए बना रहे हैं ताकि वो आने वाले जो पीढ़ी हमारा आने वाला भविष्य है उसका सुधार कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। इसका मतलब क्या है कि हमको अच्छा इंसान भी बनाना है। शिक्षक को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना तो है ही, कि एक अच्छा टीचर उसको बनाना है कि वो टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी कौशल हैं, स्किल्स हैं, उसमें वो मास्टरी हासिल करे। ये तो हमारा लक्ष्य है, ये ध्येय है। लेकिन साथ साथ उससे बड़ा ध्येय जो मैं समझता हूँ वो ये होना चाहिए कि हमको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि अगर अच्छा इंसान बनेगा तभी जा करके उसका प्रभाव, जब कहते थे ना कि पहले जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली जो कहावत है, वो इसीलिए कही है कि ब्रह्मा से भी बड़ा हमारा गुरु है, क्योंकि गुरु हमको इन्फ्लुएंस करता है, उसकी पर्सनैलिटी हमको इन्फ्लुएंस करती है। कि तो अगर इसलिए अगर आप अच्छे इंसान हैं
और थोड़ा बहुत बुरे अध्यापक भी हो जाएं तो चलेगा, लेकिन अगर आप बुरे इंसान हैं और बहुत अच्छे अध्यापक हैं तो मेरे ख्याल से वो जनरेशन को बर्बाद करता है, क्योंकि एक टीचर किसी सिस्टम के अंदर सालों सालों तक रहता है और कई जनरेशन्स को प्रभावित करता है। तो अगर एक बुरा शिक्षक किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ जाता है तो वो कई जनरेशन को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छा इंसान बनाएं। इसलिए जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम रखा था वो आपके न सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के लिए बल्कि आपके जो जिसको आप कहते हैं अफेक्टिव डोमेन, आपके नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट को उसको मजबूत करने के लिए उस स्कूल्स के अंदर रखा गया था। लेकिन मेरा यही कहना है कि वो पाठ्यक्रम में कंटिन्यूसली जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, जो टीचिंग का जो तौर तरीका जो आप स्कूल कॉलेजेस इंटर्नशिप के जरिए सिखा रहे हैं, अगर उसमें टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो आपकी रिलेवेंस धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। अच्छा सर, आपने अभी बात करी कि जीवन की शिक्षा हमको देनी चाहिए, तो सर जीवन की शिक्षा के रिगार्डिंग ही NEP 2020 ने भी काफ़ी सारा अपनी उसमें कहा है ड्राफ्ट में, और वो मेनली समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को भी समझाना चाह रहे हैं। लेकिन धरातली परिस्थितियां हमको नहीं लगती हैं, मतलब मेरे को ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि धरातली परिस्थितियां उतनी सुदृढ़ नहीं हैं जिनके हिसाब से NEP 2020 लागू हो पाएगी। इसके संबंध में आपके क्या विचार है सर? नहीं, कैसे मैं इसलिए पूरी तरह से आपसे एग्री नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि धरातलीय वो परिस्थितियों से आपको कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, परिवर्तन जो भी सोच आई है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वो बहुत व्यापक सोच है। इसमें बहुत सारे डेलिब्रेशंस हुए हैं इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करते समय, पूरे ग्रासरूट लेवल से और टॉप लेवल तक जितने भी आपकी बॉडीज़ थी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हों चाहे नहीं हों, उन सबको के साथ इंटरेक्शन हुआ है और तब जाकर के उसका निचोड़ के रूप में इस पॉलिसी को लाया गया है। और ये मेरे ख्याल से एक मील का पत्थर की तरह, जिसको आप कहते हैं इट्स अ माइलस्टोन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन, इस राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसी एक जिसको आप कहते हैं कंप्लीट एक पॉलिसी लाने की कोशिश की गई है। तो मैं नहीं समझता, शुरू से इनिशियल फेयर्स हो सकते हैं, थोड़ा समय लगता है, किसी हर नए परिवर्तन को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको समाज उसको समझने लगता है, जब पूरी व्यवस्था उसको समझने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने लग जाती है। ये ज़रूरी है कि इंटेंशन हर तरह से बराबर होने चाहिए। जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे समाज हो, चाहे विद्यार्थी हो, उनका भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ जितने भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था ने इस नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना है, उसको भी ईमानदारी से अपना काम निभाना पड़ेगा, उसको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर सभी लोग हमारे देश के अंदर कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकार रास्ते, आप अपने अपना कर, सब लोग अपने अपने कर्म को सही तरीके से कर रहे हैं तो फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यही तो हमारी जो फिलॉसफी है पूरी श्रीमद् भगवद गीता की, वो यही है कि अगर माना एक पुलिस वाला अपना काम सही कर रहा है और साथ साथ एक नागरिक भी अपना काम सही कर रहा है, तो भाई तो लॉ एंड ऑर्डर तो सही रहने देना है, सीधी सीधी बात है। तो वही वाली बात है, अगर जितने भी स्टेक होल्डर्स एजुकेशन के हैं, अगर वो सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपना काम, दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करें, अगर अपना अपना काम ईमानदारी विद्यार्थी अपने तरीके से विद्यार्थी का रोल निभाए, उसके पेरेंट्स अपनी तरह से काम करें, समाज अपना काम करे, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो ईमानदारी से अपना काम करें, सब लोग अपना काम सही तरीके से करेंगे तो पॉलिसी के अंदर जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ऑनेस्टली फॉलो किया जाए, तो नेचुरली इम्प्लीमेंटेशन उसकी फिर फल की चिंता करनी ही नहीं हो, तो अच्छा होना ही होना है, उसमें ऑब्वियसली अच्छा होना है। धन्यवाद सर, आपने जो अपने महत्वपूर्ण विचार हमको हमारे साथ साझा किए, जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभान्वित करेंगे उनको। और सर ने जिस तरह आपने विचार रखे हैं उसका मैं थोड़ा सा उसे अर्पित कर देना चाहता हूँ कि सर ने हाँ जो बात की है उसमें स्टार्टिंग में शुरुआत में कहा कि जो पारंपरिक वाचन की परंपरा है या श्रवण की परंपरा रही है उससे हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जिसमें हमको पहुंचना चाहिए। वैश्विक परिवेश में हम अगर देखें तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ऊपर के लेवल पर पहुंच गई, बहुत एडवांस हो गई है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षकों को ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। कोविड के टाइम में बहुत सारे शिक्षकों ने सीखा है, उसको अडॉप्ट किया है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक उसको अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। अभी भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो ऑनलाइन चीज़ों को करने से घबराते हैं या उसको अडॉप्ट करने में उनको दिक्कत या समस्याएं आती हैं। इसी के साथ साथ
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है उसके संबंध में भी सर ने काफ़ी विस्तृत रूप से बात की कि हमको उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, और सर ने अपने विभाग में एक स्मार्ट क्लास स्थापित करवाई। और उसका जो मेन सर ने उद्देश्य हमको कैमरे के पीछे भी बताया, कैमरे के सामने भी बताया कि उसका मेन पर्पस ये था कि जिसमें हम मुझे उसे इंटरनेट से कनेक्ट करें तो वैश्विक स्तर पर जो कार्य हो रहा है उन कार्यों के विषय में भी हमारे विद्यार्थियों की जानकारी हो, और जो लोकल स्तर पर हम जो कार्य कर रहे हैं या जो प्रयास कर रहे हैं उसके बीच का जो गैप है उस गैप को भरने में वो स्मार्ट लैब हमारा सहायता करती है या करती। इसी के साथ साथ ज्ञान के सिंधु कहे जाने वाले हमारे माननीय प्रोफेसर जोशी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में आकर सर आपने हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण समय था अपना, उसमें से कुछ समय हमको दिया है। आगामी समय भी आपका ऐसे ही सहयोग हमको प्राप्त होता रहेगा सर, इसकी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। थैंक यू।